नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 25 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये कल क्या है, कल 26 जनवरी है और उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि रिपब्लिक डे को लेकर अगर आप 6 मंथ का ज्वाइन करते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 6 मंथ के लिए, तो आपको 6 मंथ का पर मंथ है 300, 6 मंथ का 1800 होना चाहिए, लेकिन आपको मैं 1500 में कर दूंगा, लेकिन 6 मंथ के लिए ही करेंगे तभी होगा। ओके, तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो बताइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक पंक्ति को देखते हैं। आज कविता से शुरू करते हैं क्योंकि कभी कभी ज़रूरी होता है चीज़ों को अच्छे तरीके से शुरुआत करना दिन की, है ना। और एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि रेगुलर पढ़िएगा। 30 जनवरी आ जाएगा, 30 सितंबर कब आएगा आपको पता नहीं चलने वाला। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सी कविता मैं आपके लिए लाया हूँ। और उससे पहले कल 70,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे मेहनत निहित होता है, ईमानदारी निहित होती है। कभी आज तक कोई एक भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया जो व्यू पर्पस हो। उसमें व्यूज़ भी पर्पस होता है, बिल्कुल होता है। यूट्यूब पर तो बिना व्यूज़ के कुछ होता ही नहीं है, लेकिन पहला पर्पस होता है कि जो वीडियो जिनके लिए बना रहा हूँ उनको कुछ भी फ़ायदा पहुँचे, बेनिफिट पहुँचे। कई सारे दिक्कतें भी होती, कई बार गलतियाँ भी करता हूँ, लेकिन सुधार करना चाहिए इंसान को। इंसान है तो गलती होगा ही होगा, ठीक है। तो 70,000 लोग हो गए, हम लोग परिवार के सदस्य 70,000 तक पहुँच गए हैं। लाख भी पहुँचेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, 10 लाख भी पहुँचेंगे, है ना। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच आप सभी का। और चलिए देखते हैं अगला कविता कौन सा है आपके लिए। देखिए, अज्ञेय की पंक्ति है। अज्ञेय मेरे सबसे पसंदीदा कवियों में से एक हैं। अज्ञेय और कुमार नारायण, ये दोनों बहुत पसंद है मुझे। इनकी कविताएं बहुत सारी हैं मेरे पास। क्या है कविता का कि कोई भी मार्ग छोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है, पथ भ्रष्ट होना कुछ नहीं होता। मतलब रास्ते से अगर आप भटक गए हैं तो कोई उसमें कमी या दिक्कत नहीं होता है विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि जहाँ से भटके हुए हैं वहाँ से सुधार किया जा सकता है। अगर लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुए हैं तो पथ भ्रष्ट का कोई मतलब बनता ही नहीं है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। रास्ता कई बार लोग भटक जाते हैं, फिर सुधार करके आप लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। क्या बोला है मैंने? कोई भी मार्ग छोड़ा जा सकता है। कहीं पर भी अगर आप पथ भ्रमित हो गए हैं तो उस पथ को बदला जा सकता है। लक्ष्य भ्रमित अगर आप हो गए हैं तो फिर उस लक्ष्य को आप पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको यूज़ कीजिएगा कहीं पर भी। जैसे मैंने 2 दिन पहले ही निबंध दिया था, बिहार स्पेशल का पेड ग्रुप में दिया था, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसे ही करके बिहार स्पेशल वाला आया था निबंध। तो उसमें आप इस तरह के कोट्स को यूज कर सकते हैं, है ना। और जो बच्चन साहब हैं, हरिवंश राय बच्चन, उनके जो कोट्स हैं कि एक रास्ते पकड़ कर चलते जाओ तो पहुंच जाओगे मधुशाला, उस प्रकार के आपको लाइन यूज करने चाहिए थे। बहुत ही ख़राब लिखा था बहुत सारे बच्चों ने उस निबंध को, उस पर भी मैं विशेष रूप से अलग वीडियो में बात करूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कल मैंने GS2 के टॉपिक दे दिए हैं। अगले मंडे से लेकर फ्राइडे तक इसी से संबंधित सारे सवाल मैं पोस्ट करूंगा, पेड ग्रुप में भी और पब्लिक ग्रुप में भी। सभी जगह सवाल तो सभी जगह पोस्ट करता हूं और इसी टॉपिक से सवाल आएंगे। सारे के सारे टॉपिक आपके पीटी के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी को अगर आप ढंग पूर्वक पढ़ेंगे तो आपका पीटी मेंस दोनों तैयार होता जाएगा। तो टारगेट को फॉलो ज़रूर कीजिए, जी जान लगा दीजिए कि टारगेट पूरा करना है तो करना है। कल बुधवार था, कल रात में ही मैंने पोस्ट कर दिया था अगले सोमवार के लिए। तो 4 दिन में आपको इस टॉपिक को रगड़ जाना चाहिए था कि भाई अगले सोमवार से जब हम सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से लिख सकें। ओके, तो ये सब कुछ मुझे बताना था आपको। चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो और हेडलाइन देखते हैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है। पहला तो हेडलाइन है जो इंडिया ब्लॉक जो है उसके लिए थोड़ा सा निराश करने वाला है। क्या है कि ममता बनर्जी जी ने बोला है कि वेस्ट बंगाल में हम अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी खामी जो अपने देश में रहा ना कि कभी भी यूनाइट नहीं हो पाए पार्टियां किसी एक मुद्दे पर। सबका अपना अपना स्वार्थ है। बंगाल में इनका स्वार्थ है, तमिलनाडु में स्टालिन का स्वार्थ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी का है। तो इंडिया ब्लॉक में अंदर ही बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है। तो उसको छोड़कर पॉलिटिकल न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या है कि रूस का एक जहाज़ जिसमें 65 प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्धबंदी सवार थे, उसको रूस और यूक्रेन के सीमा के समीप में मिसाइल मार के गिरा दिया गया। ऐसा आरोप किसने लगाया है? रूस ने लगाया है कि यूक्रेन ने
उसको प्रिजनर ऑफ वॉर वाले प्लेन को टारगेट किया और उसको गिरा दिया, जिसके कारण से 74 लोगों की डेथ हो गई है। ये किसने आरोप लगाया है? रूस ने आरोप लगाया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है रूस ने इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि ये बेहद गंभीर मामला है। यूक्रेन ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि उसने गिराया है या अपने आप गिरा है या किसने इसको शूट डाउन किया, क्योंकि इसमें प्रिजनर ऑफ वॉर थे जो वियना कन्वेंशन के तहत संरक्षित होते हैं, उनको ऐसे ही नहीं मारा जा सकता है। वियना कन्वेंशन का आपने नाम सुना होगा, जो राजनयिक से लेकर प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्धबंदी, जासूस, इन सभी के लिए लागू होता है 2 देशों के बीच में। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला चलते हैं, आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं, क्योंकि वही सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल ही मुझे डिस्कस करना था, आज करेंगे। और एक चीज़, द हिंदू में एक और आर्टिकल आया था 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, उसको हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले डाकघर जो अधिनियम पारित किया गया उसको ज़रा बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है भारत में वो 1898 ईस्वी में पारित किया गया था, अंग्रेज़ों के ज़माने में पारित किया गया था। और आपने बचपन में जीके में पढ़ा होगा कि दुनिया का पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया था, तो लंदन में स्थापित किया गया था, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो भारत में 1898 में एक्ट को पारित किया गया और उसके बाद से पोस्ट ऑफिस की सेवाएं एक अधिनियम के तहत में भारत में शुरू हुई थी। और वर्तमान में 2023 में डाकघर अधिनियम को पारित किया गया। आपको ये लगता होगा कि डाकघर का क्या काम ही क्या है कि उसको लेकर अधिनियम बनाए जा रहे हैं। डाकघर को भारत सरकार ने, वर्तमान की सरकार ने और पिछली सरकारों ने भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है, जिसमें अलग अलग स्कीम के तहत डाकघर को थोड़ा सा मॉडर्न किया जा रहा है। मेल मतलब कि चिट्ठी पत्री के अलावा अब तो वो कोई नहीं भेजता, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं डाकघर के। जैसे अगर आपको याद हो 2016 का नवंबर याद कीजिए, जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था, उस समय डाकघर से भी पैसा निकालने की सुविधा प्रदान की गई थी। उसके अलावा पोस्ट पेमेंट बैंक जैसी सुविधाएं होती हैं वो भी डाकघर से होते हैं। कुरियर जैसी जो सेवाएं हैं वो आज भी संचालित की जाती है डाकघर के माध्यम से। सरकारी और प्राइवेट दोनों कुरियर सर्विस आपको देखने को मिलता है। तो ये एक्ट है, इसको ज़रा बारीकी से समझेंगे हम लोग। डाकघर डाक सेवा महानिदेशक, अब क्या क्या बदलाव किया गया उस पर हम लोग एक एक पॉइंट करके बात करना शुरू करेंगे। हाल ही में पारित अधिनियम डाक सेवा महानिदेशक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न अतिरिक्त सेवाओं की पेशकश के लिए आवश्यक गतिविधियों से संबंधित नियम बनाने के साथ साथ इन सेवाओं के लिए शुल्क तय करने का अधिकार देता है। किसको देता है? तो डाक सेवा महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस जो होते हैं, उन्हीं के पास ये रेगुलेशन के लिए शक्तियाँ रखी गई हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो कानून बने थे उसमें बहुत ही सख्त कानून थे, जिसमें संसद के द्वारा ही हर बदलाव को संभव बनाया गया था। उसके अलावा डाक कर्मियों पर भी अतिरिक्त तरह के जुर्माने और सज़ा का प्रावधान किया गया था अगर चिट्ठी पत्री खो जाती है या लॉस्ट हो जाता है तो उन चीज़ों का भी परिवर्तन किया गया है किसमें? डाकघर अधिनियम में। यह उल्लेखनीय है क्योंकि यह पारंपरिक मेल सेवाओं सहित डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क को संशोधित करने का संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। पहले क्या था कि संसदीय अनुमोदन चाहिए आपको, अब इसमें चेंज करके क्या किया गया है कि डाक सेवा महानिदेशक जो होंगे वो अपने स्तर से इसमें बदलाव कर सकेंगे। शिपमेंट का अवरोध अधिनियम में कहा गया है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विषयों के हित में किसी भी अधिकारी को डाकघर द्वारा संचालन के दौरान किसी भी वस्तु को अवरुद्ध करने, उसे खोलने, निरुद्ध करने का अधिकार दे सकती है। जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की बात आएगी तो आपके चिट्ठी पत्री कोरियर को भारत सरकार खोलकर पढ़ सकती है, देख सकती है कि क्या है उसमें क्या नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों के प्राइवेसी का और मूल अधिकार का हनन करता है। क्या पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी? जब से डाकघर बना है और जब से राज्य की सुरक्षा की अवधारणा जन्म ली है तब से ये चीज़ें होती आ रही हैं। अक्सर लोगों के फ़ोन, अभी भी आपके फ़ोन सुने जाते हैं, आपके मैसेज जो आप भेज दो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी को भी, अगर उसमें कुछ थ्रेट होता है, कुछ संबंधित कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप वो उसमें डालते हो तो आपका तुरंत मॉनिटरिंग होने लग जाता है। कॉल भी मॉनिटर होता है, मेल भी मॉनिटर होता है। मेल मतलब ईमेल नहीं, ईमेल तो होता ही है, जो चिट्ठी पत्री होती है वो भी कई बार खोलकर पढ़े जाते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये भी अधिकार भारत सरकार को दिया गया है। लोक व्यवस्था, आपातकाल या लोक सुरक्षा, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के किसी भी उल्लंघन के मामले में भारत सरकार क्या कर सकती है कि आपके चिट्ठी पत्री कुरियर को खोलकर पढ़ सकती है। नए अधिनियम में एक व्यापक प्रावधान शामिल है जिसका उद्देश्य तस्करी और डाक पैकेज के माध्यम से मादक पदार्थों और प्रतिबंधित वस्तुओं की अवैध संरचना को रोकना, संचरण को, कि तस्करी
या अवैध पदार्थ का कुरियर ना किया जा सके, उनको आदान प्रदान ना किया जा सके डाक के द्वारा, इसके लिए भी इसमें कानून बनाया गया है। केंद्र सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से किसी अधिकारी को अधिकार सौंपेगी जो अवरोधन को अंजाम दे सकता है, जो रोक सकेगा आपके मेल को, आपके कुरियर को, और उसको जांच सकेगा। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रावधान है आइडेंटिफायर्स और पोस्ट कोड। अधिनियम की धारा 5 की धारा 1 में कहा गया केंद्र सरकार वस्तुओं के पते, एड्रेस आइडेंटिफायर्स और पोस्ट कोड के उपयोग के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। यह प्रावधान किसी परिसर की सटीक पहचान के लिए भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड में बदल देगा। ये क्या करेगा, जैसे आपने डाला ग्राम पोस्ट फलाना ठिकाना जो भी डाला, उसको ये स्कैन करेगा, लोकेट करेगा, और लोकेट करने के बाद एक बार कोड में या एक कोड में बदल देगा, जिससे उस स्थान पर पहुंचना आसान होगा। ओके, डिजिटल एड्रेसिंग एक दूरदर्शी अवधारणा है जो छँटाई प्रक्रिया को सरल बना सकती है, मेल और पार्सल डिलीवरी की सटीकता को बढ़ा सकती है। ये करने की कोशिश करेगी भारत सरकार। अपराधों और दंडों को हटाना। अधिनियम में डाकघर के किसी अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं की चोरी, हेराफेरी, विनाश के लिए दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है। पहले 1898 में था कि डाक कर्मी के द्वारा कोई अगर मेल चोरी हो जाता है या फिर टूट फूट जाता है तो डाक कर्मी के ऊपर सज़ा का प्रावधान रखा गया था। उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था, तो वो भारतीय लोग ही डाकघर में काम करते थे। ऑफिसर रैंक के लोगों को तो नहीं ही किया जाएगा सज़ा वगैरह। तो इस तरह के कानून लाए गए थे। जब से आपसे आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाएगा तो आप इस तरह के पॉइंट्स को वहाँ पर लिखिएगा। धारा 7 के तहत जुर्माना। प्रत्येक व्यक्ति जो डाकघर द्वारा प्रदत्त सेवा का लाभ उठाता है, ऐसी सेवा के संबंध में शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ओके, यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है, तो इसकी उपेक्षा करता है, तो ऐसी राशि इस तरह वसूली योग्य होगी जैसा कि यह उस पर देय भू राजस्व का बकाया हो, और उसको वसूल किया जाएगा। अगर उसने कोई सर्विस लिया है डाकघर का तो उसको उसके बदले राशि चुकानी होगी। देखिए, कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि आप बुलेट पॉइंट बस डिस्कस कर दीजिए। मैं जब ये डिस्कस करता हूँ तो मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। आपको जब लिखने के लिए आएगा 100 शब्द 150 शब्द, तो बुलेट पॉइंट में आप समझ कर नहीं लिख पाएंगे। ओके, अगला क्या है, केंद्र की अनन्यता की समाप्ति। वर्तमान अधिनियम ने वर्ष 1998 के अधिनियम की धारा 4 को निरसित कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है, जो केंद्र को सभी पत्रों को डाक द्वारा प्रेषण पर अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करती थी। इस चीज़ को खत्म कर दिया है वर्तमान के अधिनियम ने। कुरियर सेवाएं अपने कुरियर्स को लेटर्स के बजाय डॉक्यूमेंट और पार्सल कहकर 1898 के अधिनियम को दरकिनार करती रही हैं, और इसी कारण से इस तरह के कानून को लाया गया है। अब देखिए, 1898 का जो कानून था वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, हरगिज़ नहीं पूछा जाएगा। बस ये ध्यान में रखिएगा कि कब लाया गया था कानून, तो 1898 ईस्वी में लाया गया था कानून। ये तो ध्यान में रहेगा आपको, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। 1898 ईस्वी में बहुत सारे कानून लाए गए थे। डाकतार संशोधन के अलावा, डाकतार विधेयक के अलावा उस समय आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल के लिए भी कानून लाया गया था। मेडिकल इमरजेंसी करके था, जिसका कोरोना में भरपूर यूज़ किया भारत सरकार ने। तो 1898 में कुछ विशेष कानून लाए गए थे। ओके, डाकघर अधिनियम में क्या खामियां क्या क्या है, खामियां आपको पता होना चाहिए। डाक सेवाओं का कुरियर सेवाओं से भिन्न विनिमय। वर्तमान में सार्वजनिक और निजी, प्राइवेट और गवर्नमेंट। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। ओके, द्वारा सदस्य डाक सेवाओं के विनिमय के लिए अलग अलग रूपरेखाएं हैं, और इसको बरकरार ही रखा गया है, इसको कोई चेंज नहीं किया गया है। निजी कुरियर सेवाएं वर्तमान में किसी विशिष्ट कानून के तहत विनियमित नहीं है। निजी जो कुरियर सेवा वर्तमान में किसी विशिष्ट कानून के तहत विनियमित नहीं है। इससे कुछ प्रमुख अंतर पैदा होता था। उदाहरण के लिए 1898 का अधिनियम ने इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रसारित वस्तुओं कोई भी वस्तु के अवरोधन के लिए रूपरेखा प्रदान की। निजी कुरियर सेवाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो इसको अभी भी इस एक्ट में भी बनाकर रखा गया है कि निजी कुरियर सेवाएं वस्तुओं के लिए आदान प्रदान के लिए बिल्कुल ही निर्मुक्त हैं। सार्वजनिक सेवाओं पर वस्तुओं के लिए विनियमित किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान के कानून में भी इस प्रावधान को बनाकर ही रखा गया, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ओके, एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर उपभोक्ता संरक्षण ढांचे के अनुप्रयोग में उत्पन्न होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसके तहत क्या है, जागो ग्राहक जागो। अगर आपसे कोई फ्रॉड होता है, कोई सामान खरीदते समय कोई भी दुकान या कोई भी मार्केट प्लेस में, तो आप डायरेक्ट उपभोक्ता फोरम में केस कर सकते हैं, और उसका निवारण भी बहुत सख्ती तरीके से किया जाता है। इंडिया पोस्ट के सेवाओं पर लागू नहीं होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पोस्ट के सेवाओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह निजी कुरियर सेवाओं पर लागू होता है।
डाकघर अधिनियम 2023 वर्ष 1898 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करके इच्छा रखते हुए भी इन प्रावधानों को बनाए रखता है। डाकघर अधिनियम 2023 में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को सरकार के कानून तक, सरकार के डाकघर तक प्रसारित नहीं किया गया है। आज भी केवल उपभोक्ता संरक्षण कानून प्राइवेट के लिए लागू है, सरकार के लिए लागू नहीं है। सरकार भी तो गलत कर सकती है लोगों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ। सरकार जब सेवा दे रही तो सरकार भी गलत कर सकती है, तो सरकार के खिलाफ भी इस एक्ट को लागू करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस एक्ट को डाकघर सेवा अधिनियम के तहत लागू नहीं किया है अपने लिए। प्राइवेट कुरियर के लिए लागू है ये। प्राइवेट कुरियर में अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप इस अधिनियम के द्वारा उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं और अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। अगला क्या है देखिए, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। विधेयक में डाक वस्तुओं का अवरोध के विरुद्ध कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अगर आपका डाक रोक दिया जाता है किसी भी कारण से या रुक जाता है तो उसके लिए कोई प्रतिक्रिया, कोई भी कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं किया गया है। ये कहीं न कहीं लोगों के मूल अधिकार का हनन है और भारत सरकार की इस एक्ट की मोनोपोली को भी दिखाता है कि ये कहीं न कहीं एक तरफा फैसला लेता है। उपभोक्ताओं को अधिकार नहीं दिया गया है। आपको जब आलोचना करना हो इसी तरह से तथ्यात्मक तरीके से आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिएगा। इससे निजता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है, जो आर्टिकल 19 के तहत संरक्षित है। 19(1)(a) में कहा गया है, बोलने और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। दूरसंचार के अवरोधन के मामले में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ मामले 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अवरोधन की शक्ति को विनियमित करने के लिए उचित व सम्यक प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना तब भी भारत सरकार ने इस एक्ट में उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो मैंने आपको कुछ उसके खामियां भी बता दी और एक्ट के बारे में भी बता दिया है। ध्यान में रखिएगा इसके प्रावधानों को, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग में 130 वर्षों के बाद, 125 वर्षों के बाद कोई कानून बना है डाकघर को संशोधन को लेकर। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ओके, अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि इंडियन आर्मी ने सर्वशक्ति ऑपरेशन का नाम है, इसको लॉन्च किया है। इससे पहले 2003 में सर्वविनाश करके एक पीर पंजाल रेंज में एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि राजौरी पूंछ के इलाके में आर्मी पर, आर्मी के जवानों पर, आर्मी के ट्रूप्स पर अटैक हो रहे हैं निरंतर। किसके द्वारा? तो टेररिस्ट के द्वारा। तो उन्होंने इससे पहले 2003 में अब तक का सबसे बड़ा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था? सर्वविनाश। अब चलाया है कौन सा? तो सर्वशक्ति चलाया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है क्या? कि ढूंढो और मारो। क्यों? क्योंकि हद से ज़्यादा अटैक हो रहे राजौरी और पूंछ के इलाकों में। क्यों हो रहे हैं? राजौरी का जो फॉरेस्ट का इलाका है वहाँ पर कई सारे नेचुरल केव हैं। ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल केव हैं, प्राकृतिक रूप से छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं और टेरेन भी उनका एक जैसा नहीं। टेरेन का मतलब होता है कि भाई भौगोलिक परिस्थिति भी एक जैसा नहीं है कि सपाट मैदान हो दूर से देख सकते हो, ऐसा नहीं है। जंगल है, जंगल में भी पहाड़ी जंगल है। उसमें क्या होता है कि विजिबिलिटी भी लो होती है और दूर तक आप देख भी नहीं सकते हो। छुपने के लिए जगह है, बहुत ही आइडियल होता है। इसके कारण से कई सारे टेररिस्ट यहाँ पर सीमा पार करके आते हैं और छुप जाते हैं, महीनों तक छुपे रहते हैं और रह के यहाँ से अटैक करते हैं। तो ये जो समस्या है इसी को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा और जम्मू कश्मीर जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती हैं उनके द्वारा। ओके, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सर्वशक्ति और सर्वविनाश क्या है, तो आप बता सकते हैं कि आर्मी के ऑपरेशन हैं तो चर्चा में है। एक 2003 में कंडक्ट किया गया था और एक 2024 में कंडक्ट किया जा रहा है, 2023-24 में कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है कि कल 26 जनवरी को क्या होगा भाई? तो झंडा फहराया जाएगा, बुनिया बटेगा, लड्डू बटेगा, जो भी बटेगा खाइएगा। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो भारत आ रहे हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर। हर वर्ष हमारे 26 जनवरी को कोई ना कोई अतिथि होते हैं। पहले हमने इनवाइट किया था किसको? तो यूएस के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था, लेकिन यूएस के साथ हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। उसके अलावा यूएस में इलेक्शन भी चल रहा है तो उन्होंने आने से मना किया और वो नहीं आए और उन्होंने बोला कि हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो हमने किसको इनवाइट किया फिर? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया। कई बार सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है किसको इनवाइट किया गया। पीसीएस वालों की आदत है पूछने का, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी जी कहाँ पर शो करेंगे? तो जयपुर में शोभा यात्रा निकलेगा, वहाँ पर रोड शो करेंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसको ध्यान रखिएगा किस शहर में? तो जयपुर में। कई बार सीधा सीधा आपको दे देगा कि कहाँ पर किया गया है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में,
अहमदाबाद में। अब अहमदाबाद प्रधानमंत्री जी अक्सर रोड शो करते हैं, तो आप मार दोगे अहमदाबाद, गलत हो जाएगा वहीं पर। तो कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। जयपुर का पता ही होगा, पिंक सिटी कहा जाता है, राजस्थान का कैपिटल है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन गर्मी मत जाइएगा कभी भी, ठंड में ही जाइएगा जब भी घूमने जाना हो। गर्मी में जाइएगा तो फिर दोबारा कभी मत जाइएगा जयपुर, आप खुद ही बोलेंगे आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना गर्म जगह है। तो अच्छी जगह है। चलिए अच्छी बात है, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। ये विशेष न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, देखिए पीठ पर उनका फ़ोटो लगा हुआ है ना, उन्होंने अनाउंस किया है कि जल्लीकट्टू, पता ही होगा आपको कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का उत्सव है जो पोंगल के समय शुरू होता है और काफ़ी दिनों तक चलता है। अब ये क्यों मैं लाया हूँ? क्योंकि आपको थोड़ा सा मुझे सोचवाना है कि सोचिए भाई बैठकर इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है, जिस तरह से हॉकी का भी प्रीमियर लीग हमने शुरू किया, जिस तरह से वुमेन के लिए भी हमने इंडियन प्रीमियर लीग शुरू किया क्रिकेट का, है ना, फुटबॉल को लेकर भी है, उसी प्रकार से अब स्थानीय खेल जो हैं जैसे जल्लीकट्टू हो गया, इसी को हम इंडियन प्रीमियर लीग IPL के तर्ज पर पूरे तमिलनाडु में हम सेलिब्रेट करने का शुरू करेंगे। और IPL के तर्ज पर टीम जैसे बनाते हैं कि अलग अलग लोग स्पॉन्सर करते हैं, टीम खरीदते हैं, और हम अपने स्थानीय खेल को बढ़ावा देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा खेल है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेन मूवी देखी है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें देखा है बैल दौड़ता रहता है पीछे पीछे, लोग भागते हैं। उस उत्सव को, एक छोटे से उत्सव को स्पेन ने इतना बड़ा बना दिया प्रसारित करके, फिल्मों के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, अब वो दुनिया के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। तो क्यों ना हमारे स्थानीय खेल भी प्रचलित हों भाई? क्यों इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो क्रिकेट का ही होना चाहिए? स्थानीय खेलों का क्यों नहीं होना चाहिए जो किसी विशेष राज्य में प्रचलित है? जैसे गतका कहाँ का है भाई? कहाँ का है? पंजाब का है। क्यों ना इसको भी प्रीमियर लीग के तौर पर पूरे देश में किया जाए? कुश्ती को क्यों ना इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर पूरे देश भर में टीमों को अलग अलग करके बना के क्यों ना किया जाता है? जैसे कबड्डी का किया जा रहा है। कबड्डी का जैसे जब से प्रीमियर लीग शुरू हुआ है तभी से तो कबड्डी के खिलाड़ियों की आमदनी भी हुई है थोड़ी बहुत, नहीं तो उनको कौन जानता था भाई? आप मुझे बताइए कितने कबड्डी खिलाड़ियों को आप पहले जानते थे? जब ये तक ये पटना पिंक पैंथर्स और पता नहीं क्या क्या टीम का नाम है, मुझे भी नहीं याद है, तो वो तब तक नहीं बना था, तब तक आप कैसे जानते थे? नहीं जानते होंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि लोकल गेम्स जो हैं इनको जब तक भारत सरकार और राज्य सरकारें बढ़ावा नहीं देंगी तब तक वो भी ग्लोबल नहीं हो पाएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा फैसला है ये। और इस तरह से बिहार के कौन से ऐसे गेम हैं जिसको बिहार सरकार प्रमोट कर सकती है बड़े स्तर पर? कोई बिहार का अपना प्रीमियर गेम जो केवल बिहार में होता हो, इस तरह के कौन से गेम हैं जिसको बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? तो थोड़ा सा ग्लोबल बनाने की कोशिश करना चाहिए। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। जल्लीकट्टू में पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। एक बैल होता है, सांड होता है, और उसको लोग काबू करने की कोशिश करते हैं। यही इसमें खेल होता है। बड़ा ही डेंजरस खेल होता है, लेकिन बहुत रोमांचक खेल होता है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला कंतारा मूवी देखा है आपने? उसमें एक बैल को लेकर दौड़ रहा होता है, तो वो भी एक खेल, बहुत ही प्रचलित खेल है ना। तो इस तरह के खेल को मुझे लगता है बढ़ावा देना चाहिए। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिनों से चर्चा में था और मैं इसको डिस्कस करने की बहुत दिनों सोच रहा था, लेकिन अब इसको डिस्कस करके ही रहेंगे। क्या है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इसको जो स्टेटस मिला हुआ है, माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, उसको लेकर बहुत भारी स्तर पर विवाद हो रहा है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि क्या है विवाद, और ये अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर क्या इससे पहले भी कुछ हुए हैं? क्या कोई केस सुनाया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया? क्या सुनाया है तो उस केस का क्या नाम है? जैसे TM पाई का मामला आपने सुना होगा, TM पाई का मामला आपने सुना होगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है दिल्ली, उसका मामला आपने सुना होगा। तो ये सब कुछ मामले हैं चर्चित, उसको भी देखेंगे। और क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला, उसको भी देखेंगे हम लोग। ओके, देखिए क्या है पूरा मामला, समझते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के संदर्भ में कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा मात्र इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता कि उसका प्रशासन कानून द्वारा विनियमित नहीं है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो इसके आधार पर आप किसी विश्वविद्यालय, किसी यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त नहीं कर सकते हैं। अलीगढ़ आंदोलन याद है आपको, सर सैयद अहमद खान जी का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का।
फिर उन्होंने राजभक्त सभा वगैरह भी बनाया था। राजभक्त सभा का क्या उद्देश्य था कि भाई अंग्रेज़ों को सपोर्ट करने वाले मुस्लिम वर्ग को क्रिएट करना देश में। ये राजभक्त सभा का एकमात्र उद्देश्य था कि कांग्रेस जब अंग्रेज़ों का विरोध कर रही थी तो उस समय में समाज में ऐसे लोगों को बनाना जो अंग्रेज़ों का समर्थन करे, ठीक है। उसके अलावा इस्लाम धर्म को लेकर जो भारत में रूढ़िवादिता मौजूद थी और जो उनमें पुनर्जागरण का काम अलीगढ़ आंदोलन ने किया, और सर सैयद अहमद खान को इसलिए भी जाना जाता है कि उन्होंने इस्लाम को रूढ़िवादिता से निकालकर साइंटिफिक और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ में मोड़ने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया। तो दोनों पक्ष एक ही व्यक्ति के, अच्छा पक्ष भी है और दूसरा अच्छा पक्ष नहीं जो है वो भी मौजूद है, दोनों पक्ष मौजूद है यहाँ पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जन्म वहीं से माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को केंद्रीय शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006-2012 में संशोधित धारा 3 के तहत आरक्षण नीति कार्यान्वित करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक का दर्जा कब विवाद में आया है तो ध्यान से देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पृष्ठभूमि वास्तव में 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहनडम एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज से शुरू होती है। ये ध्यान में रहेगा, 1875 का ईस्वी बड़ा ही क्रांतिकारी वर्ष है क्योंकि इसी समय दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 ईस्वी में। 1875 में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। 1875 विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य इस अवधि के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना। क्यों? क्योंकि देखिए जब भारत में अंग्रेज़ों ने पढ़ाना लिखाना शुरू किया तो हिंदू समुदाय जो था, हिंदू समुदाय उसने क्या किया, उसने एजुकेशन में पार्टिसिपेट किया और पढ़ा लिखा और उसने सरकार में नौकरियों को प्राप्त करना भी शुरू कर दिया, अंग्रेजी सरकार की नौकरी। लेकिन मुस्लिम समुदाय में चूँकि शैक्षणिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी और उसको एक्सेप्ट करने में भी इस समुदाय को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि जिस तरह से पुनर्जागरण जो राजा राम मोहन राय हैं या और भी जो बड़े बड़े हिंदू धर्म में विद्वान हुए, उन्होंने समाज का जिस तरह से किया उस तरह से मुस्लिम समाज में पुनर्जागरण नहीं हो पाया शिक्षा को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। इसलिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे। इनको उन्होंने सर सैयद अहमद खान जी ने जागृत करके मॉडर्न एजुकेशन की तरफ में थोड़ा सा ले जाने की कोशिश की थी। तो ये ध्यान में रहेगा, कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा सा, फैक्ट तो आप रट ही लेंगे। ओके। 1920 में संस्थान को भारतीय विधान परिषद के एक अधिनियम के द्वारा माध्यम से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। इस परिवर्तन ने MAO कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम आता है। विश्वविद्यालय को MAO कॉलेज की सभी संपत्ति तथा कार्य विरासत में प्राप्त हुई। AMU अधिनियम का आधिकारिक शीर्षक अलीगढ़ में एक शिक्षण तथा आवासीय मुस्लिम विश्वविद्यालय को शामिल करने हेतु अधिनियम था। ओके, अगला देखिए क्या है, विवाद की उत्पत्ति। AMU अधिनियम 1920 के समक्ष कानूनी चुनौती। 1920 के AMU अधिनियम 1951 तक तथा वर्ष 1965 के संशोधन की कानूनी चुनौतियों ने 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद को उत्पन्न कर दिया। ओके, इसके मुख्य परिवर्तन में लॉर्ड रेक्टर के पद को विजिटर से परिवर्तित करना शामिल है, जो भारत का राष्ट्रपति होगा। ओके, गैर मुस्लिम समुदाय के नागरिकों को विश्वविद्यालय न्यायालय का हिस्सा बनाने की अनुमति। विश्वविद्यालय न्यायालय में सदस्यों को केवल मुसलमानों तक सीमित करने वाले प्रावधानों को हटा दिया गया, जिससे गैर मुसलमानों को भाग लेने की अनुमति मिल गई। पहले मुस्लिमों तक ये सीमित था, बाद में इसमें परिवर्तन करके गैर मुस्लिमों तक को इसके सभी चीज़ों को बदलते हुए इसमें गैर मुस्लिमों के भी प्रवेश को सुनिश्चित किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भले ही नाम हो, यहाँ पर हिंदू छात्र भी पढ़ें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भले ही नाम हो, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम छात्र भी पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए क्या है, पूरा मामला समझिएगा शुरू से अंत तक। इसके अतिरिक्त इन संशोधनों ने कार्यकारी परिषद की शक्तियों को बदलते हुए विश्वविद्यालय न्यायालय के अधिकार को कम कर दिया, जिससे न्यायालय अनिवार्य रूप से विजिटर द्वारा नियुक्त निकाय बन गया। सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती मुख्य रूप से इस दावे पर आधारित थी कि मुस्लिम समुदाय ने AMU की स्थापना की थी तथा इसलिए इसे प्रबंधित करने का अधिकार उन्हें ही दिया जाना चाहिए। अब जब इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए तो फिर इसके लिए मांग होने लगी कि भाई इसका अल्पसंख्यक का दर्जा जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मुस्लिम समुदाय द्वारा 1920 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की गई, किंतु इससे यह सुनिश्चित नहीं होता कि भारत सरकार द्वारा इसकी डिग्री की आधिकारिक मान्यता की गारंटी दी जाएगी। एक एस अजीज बासा बनाम भारत संघ मामले 1967 में शीर्ष न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि चूंकि AMU एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। एक से बढ़कर एक मामले आए हैं जब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है तब से लेकर आज तक। अब इन सभी मामलों को थोड़ा सा क्रम में, सारे मामले नहीं तो 2-4 ही सही, लेकिन याद जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या है ये मामला, तो आप वहाँ पर कम से कम बता तो सकें, लिख तो सकें। न्यायालय के निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि AMU का स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। यह दर्शाता है कि अधिनियम केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रयासों का संकलन नहीं था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रयासों का परिणाम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 1920 अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था। इन्होंने बोला कि मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा इसको स्थापित करने की भले ही प्रयास किए गए हों, लेकिन ये अल्पसंख्यक के तौर पर स्थापित हुआ था, ये कैसे इससे तय हो जाएगा। ये न्यायालय में प्रश्न और वाद विवाद चल रहे हैं। ओके, अभी भी चल ही रहा है, बहुत ही बड़े स्तर पर चल रहा है। अल्पसंख्यक चरित्र, इस कानून को चुनौती और उसके बाद वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले AMU के अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि इसकी स्थापना प्रशासन पूरी तरह से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों में निहित नहीं था, जैसा कि शुरू में तर्क दिया गया था। 1967 में इस तरह से इस पर सवाल उठाए गए। AMU अधिनियम 1981 के माध्यम से भारत की केंद्र सरकार द्वारा AMU को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया 1981 में, और उसके बाद से तो और भी ज़्यादा इस पर खतरा मंडराने लग गया। राष्ट्रीय महत्व का जब संस्थान है तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे मिलना चाहिए, यही वाद विवाद चल ही रहा है। ओके, अगला देखिए, विवाद क्यों बना हुआ रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद 1967 वाले फैसले के बाद मुसलमानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, जिससे वर्ष 1981 में AMU का अल्पसंख्यक दर्जे की पुष्टि करने वाला संशोधन भी हुआ, जिसे पुष्टि किया गया कि AMU एक अल्पसंख्यक ही है और अल्पसंख्यक ही बना हुआ रहेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ से आपके PT में सवाल पूछा जाएगा, अल्पसंख्यक दर्जा को लेकर संवैधानिक प्रावधान पूछा जा सकता है आपसे, कौन कौन से इससे पहले केस हुए वो पूछा जा सकता है आपसे, और फिर आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। मेंस में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, 1981 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी पुष्टि की कि ये अल्पसंख्यक है। लेकिन 2005 में क्या हुआ, 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 50% स्नातकोत्तर चिकित्सा में मुस्लिमों के लिए सीट आरक्षित की। फिर 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, क्योंकि अल्पसंख्यक का दर्जा है ही नहीं, इसको अलग ही यहाँ पर खेल चल रहा है। अदालत ने क्या तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के एस अजीज बासा बनाम भारत संघ के मामले के अनुसार AMU अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य नहीं है। कब दिया है फैसला? 2005 में। 1981 में केंद्र सरकार ने पुष्टि की कि अल्पसंख्यक है। 2005 में बोला कि न्यायालय ने अल्पसंख्यक का दर्जा ही नहीं है। 2006 में केंद्र सरकार की याचिका सहित 8 याचिकाओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। किस फैसले को? इस फैसले को कि अल्पसंख्यक का दर्जा है ही नहीं। 2016 में केंद्र सरकार ने अपने अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत के विपरीत है। 2016 में केंद्र सरकार ने क्या बोला कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत के विपरीत है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित नहीं हो सकते हैं। किसने बोला? भारत सरकार ने बोला। ओके, 2019 में तात्कालिक CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले 3 जजों के बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया, और 7 जजों की बेंच के मामले में टिप्पणी चल रही है। चल रहे AMU मामले में सर्वोच्च न्यायालय की क्या टिप्पणी है? कानून द्वारा विनियमित होने पर अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खोएगा। कानून द्वारा विनियमित होने पर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं खोएगा। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून द्वारा विनियमित किसी संस्था के अल्पसंख्यक स्थिति को कम नहीं करता। इस बात पर जोर देते हुए कि संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा विशेष प्रशासन को अनिवार्य नहीं करता है। अनुच्छेद 30, 29 किससे संबंधित है बंधुओं? तो अल्पसंख्यकों के हित के लिए संबंधित है। अब जरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक जैसी चीज़ों को क्यों रखा गया? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा होगा, बस आज तक रटा ही होगा आपने। कभी नहीं सोचा होगा, विद्या कसम खा के कह रहा हूँ, कभी नहीं सोचा होगा आपने। क्यों नहीं सोचा होगा? क्योंकि किसी ने सोचवाया ही नहीं होगा। आज सोचिएगा बैठकर क्यों रखा गया हमारे संविधान में, क्यों मुस्लिम युवक या युवतियाँ
नॉर्मल स्कूल में नहीं जा सकती थी क्या कि उनके लिए अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा रखा गया, या किसी भी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए? क्या कारण था? आज़ादी के बाद क्या ऐसी परिस्थिति थी कि अल्पसंख्यक चीज़ों को हमारे संविधान में रखा गया? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। आज बताता हूँ क्या था। देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर। ठीक है, पाकिस्तान जैसे राज्य को क्रिएट किया गया था धर्म के आधार पर। तो जो भारत में मुस्लिम थे या अल्पसंख्यक थे, उनको ये आश्वासन देना परम आवश्यक था कि हमारे देश के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अलग से कानून और कुछ अलग से अधिनियम को, कुछ अलग से आर्टिकल को रखा गया है। आप इस भारत देश में जो एक सेकुलर राज्य होगा, जिसका कोई धर्म नहीं होगा, आप 100% सुरक्षित होंगे। आपका धर्म सुरक्षित होगा, आपके क्रियाकलाप, आपके शैक्षणिक संस्थान, हर चीज़ सुरक्षित होगा। ये गारंटी देना परम आवश्यक था। किनको? जो देश में मुस्लिम रह गए थे उनके लिए, या अल्पसंख्यक जो थे उनके लिए। क्यों? क्योंकि हमारे बगल के पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी अवधारणा संविधान में नहीं रखी गई थी। वहाँ पर संविधान को घोषित किया गया पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जबकि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। और धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसी स्थिति के तहत संविधान बन रहा था जब चारों तरफ खून खराबा मचा हुआ था। तो उसमें देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, मुस्लिम थे, जिस आधार पर विभाजन हुआ था कि हिंदू राष्ट्र में, कांग्रेस को हिंदुओं का गठन कहती थी कौन? तो मुस्लिम लीग, कि हिंदुओं की पार्टी में मुस्लिम कभी भी सुरक्षित नहीं होंगे। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने संविधान में ये लिखकर दर्ज करा दिया कि इस देश में मुस्लिम भी सुरक्षित होंगे। उनका पंथ, उनकी मान्यता, विश्वविद्यालय, संस्थान, सब कुछ सुरक्षित होगा इस देश में, मुस्लिम सहित सभी अल्पसंख्यकों के लिए। ये था कॉन्सेप्ट अल्पसंख्यक के दर्जा को भारत के संविधान में बनाए रखने का। सोचा कीजिए थोड़ा सा, केवल फैक्ट पढ़ने से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपके। ओके, फिर फैक्ट पढ़कर आप सड़क छाप वाली बातें लिखते हैं निबंध में और मास्टर का मूड खराब करते हैं। एक अल्पसंख्यक संस्थान को विशेष रूप से धार्मिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें विभिन्न समुदाय के छात्रों को प्रवेश देते हुए धर्मनिरपेक्ष प्रशासन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। प्रशासन में बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक दर्जे को प्रभावित नहीं करता है। प्रशासन में अगर कोई हिंदू भी शामिल हो जाएगा तो इससे अल्पसंख्यक का मामला उससे प्रभावित नहीं होगा। शैक्षणिक संस्थान कुछ प्रशासनिक शाखाओं में बहुसंख्यक समुदाय के पदाधिकारियों की मौजूदगी जरूरी नहीं है कि उनके अल्पसंख्यक चरित्र को कमजोर कर दे। अगर एएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू शामिल हो जाएंगे, सिख शामिल हो जाएंगे, या कोई भी शामिल हो जाएगा नॉन मुस्लिम, तो इससे एएमयू खतरे में नहीं पड़ जाएगा। ये जो गंदी सोच है इसको हमें बदलना पड़ेगा कि मुस्लिमों का संरक्षक एडमिनिस्ट्रेटर केवल मुस्लिम नहीं हो सकता, हिंदुओं का संरक्षक एडमिनिस्ट्रेटर केवल हिंदू नहीं हो सकता। ये जो सोच है औपनिवेशिक सोच है, मध्यकालीन भारत की सोच है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। धर्म के चश्मे को उतार कर थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अल्पसंख्यक समुदाय संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न मामले का क्या क्या है, तो बस इसको मैं मामले बताऊंगा। TMA पाईवाद है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक के अधिकार संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लिए धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्यवार आधार पर किया जाना चाहिए। ये TMA पाई मामले में भारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा। मेंस आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कीजिएगा, पीटी में भी पूछा जाएगा। बाल पाटिलवाद है, इनामदार मामला है 2005 का। ये सब कुछ अल्पसंख्यक संबंधित मामले हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दिया गया संविधान में, ये समझ में आया होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला चल ही रहा है, कंक्लूड होने दीजिए और अच्छे से इसको कवर करेंगे। सारा मामला आपको मैंने समझा दिया है, क्या है मामला क्या नहीं। अब आपको ले चलता हूँ मैं अगले टॉपिक पर। क्या है अगला न्यूज? अगला न्यूज है आपका कुष्ठ रोग से संबंधित। सेंटर रिलीज 3 ड्रग रिलीज़ किया है ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए? तो कुष्ठ रोग के लिए भारत सरकार ने। अब देखिए कुष्ठ रोग क्या होता है, किस बैक्टीरिया कारण से होता है, किसके कारण से होता है, इसको हम लोग जानेंगे। और ये क्या करता है? कुष्ठ रोग पता ही होगा, दुनिया का सबसे पुराना महामारी किसको माना जाता है बंधुओं? तो सबसे पुराना पैंडेमिक जो माना जाता है वो कुष्ठ रोग को ही माना जाता है। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना होगा, बंगाल में रहे हैं मदर टेरेसा, जिनको दिया गया पुरस्कार भी, नोबेल पुरस्कार दिया गया, और भारत में विवादित भी रहे हैं। बहुत सारे मामलों में इन पर आरोप लगे, बहुत सारे। खैर छोड़िए, उन्होंने कुष्ठ रोग को लेकर बंगाल में बहुत बड़े स्तर पर काम किया था। और भारत सरकार ने बोला है कि 2027 तक, ये टारगेट पीटी के लिए ध्यान में रखिएगा,
2027 तक हम इसको ट्रीटमेंट कर देंगे, देश को मुक्त कर देंगे कुष्ठ रोग से। तब कुष्ठ रोग क्या है, भारत सरकार कौन कौन से कार्यक्रम चला रही, यही विशेष रूप से आपसे पूछा जाएगा, उसी को हम लोग समझते हैं। ओके, कुष्ठ रोग देखिए क्या है। कुष्ठ रोग एक पुराना प्रगतिशील जीवाणु संक्रमण है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण से होता है, जो एक एसिड फास्ट रॉड के आकार का बैसिलस है। इसे हैंसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पुराने रोगों में से एक है, यह इतिहास में सबसे पुराना रोगों में से एक है, जो अनादिकाल से मानव को पीड़ित करता रहा है। और बहुत ही शरीर गलने लग जाता है गुरु, आपके जो मांसपेशियां हैं वो गल कर टूट कर गिरने लग जाती है जब कुष्ठ रोग हद से ज़्यादा फैल जाता है। तो कुष्ठ रोग का लिखित विवरण लगभग 600 ईसा पूर्व के दस्तावेजों में मिलता है। इस रोग की जानकारी 1000 वर्ष पहले चीन, मिस्र, भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में देखने को हमें मिलता है। संक्रमण के क्षेत्र त्वचा, परिधीय तंत्रिकाएं, ऊपरी श्वसन पथ और नाक वगैरह हर चीज़ पर इसका संक्रमण होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पीड़ित व्यक्ति को पूरी तरह से समाज से अलग कर देता है, क्योंकि फैलता है, संक्रमित करता है दूसरे को, फैलता है ये। अब किस प्रकार से फैलता है ये? मुख्य रूप से प्रभावित व्यक्तियों की सांस में मौजूद ड्रॉपलेट्स बूंदों से या किसी भी उम्र के व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। जो कोई पीड़ित व्यक्ति है उसके सांस में जो बूंदें मौजूद होती हैं उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को पीड़ित कर सकता है। और एक बार पीड़ित हो जाने पर इसका जल्दी इलाज भी नहीं हो पाता था पहले। तो त्वचा पर लाल धब्बे, त्वचा पर घाव का होना, हाथ पैरों में सुन्नपन, पैरों के तलवों में छले वगैरह इसके कुछ लक्षण होते हैं। लॉग इंक्यूबेशन पीरियड्स, कुष्ठ रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया के संपर्क में आने के लक्षण दिखने में आमतौर पर लगभग 3 से 5 वर्ष लग जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। HIV की भी खामी यही है। ये कुछ ऐसे वायरस और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर में आने के बाद छुपकर बैठ जाएंगे। धीरे धीरे जब वो विकराल रूप प्रदर्शित करते हैं तब तक बहुत देर हो चुका होता है। इसलिए इसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जिसको HIV होता है उसको 5-7 साल पता नहीं चलता है कि उसको ये बीमारी हो चुकी है, उसके बाद उसको लक्षण दिखने शुरू होते हैं इसको बड़े स्तर पर, इसलिए उसको क्योर करना दिक्कत हो जाता है। उसी प्रकार से कुष्ठ रोग का भी है। ओके, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, लंबी उष्मानयन अवधि डॉक्टरों के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल बना देती है व्यक्ति कब और कहां संक्रमित हुआ था। यदि समय पर इलाज नहीं किया तो कुष्ठ रोग अक्षमता, विकृति, हाथों पैरों में अस्थायी तंत्रिका तंत्र, यहाँ तक शरीर को संवेदनहीन बना सकता है, आपकी सेंसिटिविटी को पूरे तरीके से ख़त्म कर सकता है। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी काफ़ी कारगर हुआ है और इसी को भारत सरकार अपना भी रही है और बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से इसको पूरे राज्य और यूटी में लागू कर दिया जाएगा और भी बड़े स्तर पर, जिससे 2027 तक हम कुष्ठ रोग से मुक्त भारत बना सकें। 1955 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो 1970 के दशक में मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में एक इलाज की पहचान की गई थी। 1993 विश्व बैंक समर्थित राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना का पहला चरण शुरू किया गया था। भारत सरकार बहुत पहले से लड़ रही है, आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले भी अंग्रेजी सरकार को लड़ना पड़ा था इससे, क्योंकि भारत में बहुत बड़े स्तर पर पैंडेमिक फैलता था। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में भारत सरकार ने कुष्ठ रोग उन्मूलन का एक लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें वर्ष 2005 तक कुष्ठ रोग के मामलों की संख्या को कम करके 1/10,000 जनसंख्या तक सीमित करना था। 10,000 में से 1 जनसंख्या पर लाना था 2005 तक। अब 2027 तक हमें ख़त्म ही कर देना है इसको भारत से। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त किया, जिसमें प्रति 10,000 लोगों में से 1 से कम मामले को लेकर कुष्ठ को परिभाषित किया गया और हमने प्राप्त भी कर लिया उस लक्ष्य को। और साफ सफाई के कारण से, थोड़ा सा जागरूकता के कारण से क्या हुआ है, ये रोग जो है वो प्रसारित होना कम हो गया, लगभग में ना के बराबर में है। जो है भी उसको भी भारत सरकार क्या करेगी, तो ख़त्म कर देगी 2027 तक। अब भारत सरकार ने कुछ नीतियां चलाई। 2017 में स्पर्श कार्यक्रम को शुरू किया इसी के लिए कि भाई जिनको कुष्ठ हो जाता है उनको सामाजिक कलंक के तौर पर ना देखा जाए, एक बीमार व्यक्ति के तौर पर उनको देखा जाए। ये कुछ चीज़ों को शुरू किया। अब स्पर्श अभियान के तहत ही कुछ और किया गया। क्या? संपर्क अनुरेखन, परीक्षा, उपचार, कीमोप्रोफिलैक्सिस से कुष्ठ मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। ये कुछ तकनीक है, ये कुछ तरीका है जिसके तहत क्या होता है, कुष्ठ रोगियों को संख्या कम की जाती है, उनकी धीरे धीरे लोगों को बचाया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम इसका प्रसार रोक देंगे तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, महिलाओं, बच्चों और विकलांग लोगों विशेष जोर देने की उम्मीद है। रोगियों को MDT देना जारी रखने के अलावा नए निवारक दृष्टिकोण जैसे कीमोप्रोफिलैक्सिस और इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने और शून्य रोग की स्थिति तक पहुंचाने पर विचार किया जा रहा है। तो ये दोनों तकनीक जो है
कीमो और कौन सा था दूसरा, ईमो, इनको ध्यान में रखिएगा। ये सीधा सीधा पूछ लेगा ये दोनों तरीके किस रोग से संबंधित हैं, तो ये कुष्ठ रोग से संबंधित हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र सरकार कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया कि इसको शुरू कीजिए, स्कूल तक पहुंचाइए इस कार्यक्रम को, ताकि बच्चे जागरूक हो सकें। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है हमने, समझने की कोशिश की है बहुत सारी चीज़ों को। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोई फीडबैक देना हो, सुधार करना हो तो भी मैं कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।